मैं इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा। टेस्ट एंड मेजरमेंट की नहीं, आज रिसर्च की क्लास है। ठीक है, जो पिछली क्लास में रिकमेंडेड थे कि रिसर्च की क्लास ली जाए, इसलिए रिसर्च की क्लास है आज। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। सभी को मैं ऑडिबल हूँ, जितने भी लोग हैं। ओके, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं फिर। तो चलते हैं रिसर्च की ओर। इसमें कोई जने बताएंगे कि रिसर्च होता क्या है, रिसर्च है क्या? कभी किसी ने सुना है या? ठीक है, रिसर्च है क्या, रिसर्च कहते किसको हैं? जिसको जो समझ में आता है, जिस रूप में समझ में आता है, आप कह सकते हैं। बताइए रविंद्र। चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं आप लोगों को रिसर्च है क्या। रिसर्च एक ऐसी चीज है, रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम सत्य की तरफ पहुंचे हैं। सत्यता की खोज करने के लिए किया गया एक प्रोसेस है। सत्य की खोज, ट्रूथ की खोज के लिए हम रिसर्च का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक सिक्वेशन वाइज जो क्रम प्रोसेस अपनाते हैं उसे रिसर्च कहा जाता है। हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, उसे रिसर्च कहा जाता है। रिसर्च नाम क्या है? री और सर्च दो शब्दों से मिलकर बना है। री का मतलब बार बार और सर्च का मतलब होता है ढूंढना। बार बार किसी चीज को ढूंढना, सर्च मतलब ढूंढना और री मतलब दोबारा। बार बार किसी चीज को ढूंढना वो रिसर्च कहलाता है। और बार बार क्यों ढूंढेंगे? जब तक कि हम एक सत्यता तक न पहुंच पाए, इसलिए हमें ढूंढना पड़ता है। जहां मुझे सत्यता मिल जाती है वहां मुझे सॉल्यूशन मिलता है। और प्रॉब्लम जो हम क्रिएट किए रहते हैं, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक जो पहुंचते हैं, उसे रिसर्च कहा जाता है। समझ में आया आप लोगों को? कोई जने जवाब दे सकते हैं? ठीक है, जैसे हम नॉर्मल जिंदगी में मान लें कि हमें बनानी है पनीर की सब्जी। ठीक है, अगर पनीर की सब्जी मुझे बनानी है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे एक प्रॉब्लम आ गई कि मुझे पनीर की सब्जी बनानी है। ठीक है, पनीर की सब्जी मुझे बनानी है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। हाँ, चलते हैं। हमें पनीर की सब्जी बनानी थी, मुझे प्रॉब्लम था कि पनीर की सब्जी मुझे बनानी है। फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सोचेंगे कि पनीर की सब्जी बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। ये हमें पता है, लेकिन एक आप अपने आप को एज्यूम करेंगे कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे ये प्रॉब्लम आई, उसकी सॉल्यूशन चाहिए। तो मुझे मार्केट से लानी होगी, कहाँ से लाना होगा, क्या क्या क्वांटिटी लगेगी, कि कौन कौन से मसाले उसमें लगते हैं, वो सब चीज़ें, सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद हम उस प्रोसेस को करते हैं। उस प्रोसेस को करने के बाद जो सब्जी बनके तैयार होती है, फिर वो कहलाती है रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च एक नई चीज हुई जो एक बस पनीर थी, अब जब बाद में तैयार हुई कि पनीर की सब्जी मुझे तैयार मिल गई। समझ में आया? हेलो, ठीक है। चलिए, रिसर्च समझ में आ गया। तो प्रॉब्लम से, मैंने एक शब्द बोला था अभी, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक पहुंचना ही है रिसर्च कहलाता है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि अगर प्रॉब्लम से सॉल्यूशन के बीच में कौन सी चीज आएगी? कोई चीज आएगी ना, कोई चीज आएगी। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक पहुंचने में कोई एक्टिविटी होती है ना, जो एक्टिविटी होती है। ठीक है, जो एक्टिविटी आप करते हैं प्रॉब्लम से सॉल्यूशन के बीच में, उसको क्या कह सकते हैं? आप लोग में से बता सकते हैं अभी? ठीक है। और भी? कोई बात नहीं, इससे प्रोसेस भी कहा जा सकता है ना? क्यों? इसको प्रोसेस भी कहा जा सकता है। प्रोसेस कह देंगे, उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसको और प्यूरिफाई कैसे किया जा सकता है?
जो प्रोसेस होगा उसको और प्यूरिफाई कैसे किया जा सकता है, पता है कैसे? एक सीक्वेंस होगा इसमें, प्रोसेस जो होगा वो एक सीक्वेंस के तहत होगा। ध्यान दे रहे हैं, एक सीक्वेंस होते हैं उसमें, और दूसरा वेल डिफाइंड, जो एक चीज है, एक सीक्वेंस और दूसरा वेल डिफाइंड। जब वो दोनों इसमें अटैच्ड हो जाएंगे तो प्रोसेस हमारा क्या होगा, क्या हो जाएगा? प्रोसेस हमारा ऑथेंटिक हो जाएगी। एक प्रोसेस के तहत आगे बढ़ेंगे और हम अपने रिसर्च के सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। क्यों, ऐसा है कि नहीं, ये बताइए। प्रोसेस आया, उसके बाद सीक्वेंस आया, और सीक्वेंस के बाद वेल डिफाइन। ठीक है, प्रोसेस के अंदर कौन सी चीजें आई? सीक्वेंस और वेल डिफाइन। समझ में आया? जो भी चीजें होंगी प्रोसेस के अंदर वो सीक्वेंस होने चाहिए और उसका वेल डिफाइन होने चाहिए। समझ में आ गया? चलिए, आप लोग को रिसर्च आ गया समझ में, रिसर्च क्या है समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। अच्छा, ये बताइए कि रिसर्च का हम क्लासिफिकेशन क्यों करेंगे, ये बताइए मुझे। अगर क्लासिफिकेशन करते भी हैं तो मतलब कैसे करेंगे, ये बताइए। क्या चाहिए होगा मुझे उसके लिए क्लासिफिकेशन? रिसर्च का अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्यों करेंगे, बताइए। इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। बेस जरूरी होता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बेस जरूरी होता है। मुझे बेस करने होंगे ना। मान लीजिए कि हमारे क्लास में 40 बॉयज हैं, तो अगर उसको क्लासिफिकेशन करना होगा तो या तो उसको एज के अनुसार कर लेंगे क्लासिफिकेशन, या हाइट के अनुसार कर लेंगे, या मेल के अनुसार कर लेंगे, या फीमेल के अनुसार कर लेंगे। कोई हमको बेस्ड चाहिए होता है कि नहीं? क्लासिफिकेशन करने के लिए मुझे बेस चाहिए होता है। तो अब बेस के अंदर चलते हैं कि क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं रिसर्च में तो सबसे पहले आता है किस बेस पे? हमको जो आंकड़ा दिया जाएगा उस पे करेंगे ना। तो उसको मैं कहूंगा कि सोर्स ऑफ डाटा। आपको जब तक डाटा नहीं दिया जाएगा तब तक कैसे कोई आधार मिलेगा? कोई आधार मिल पाएगा क्या? सोर्स ऑफ डाटा, सबसे पहले सोर्स ऑफ डाटा मिलेगा आपको, एक आधार। और सोर्स ऑफ डाटा मिलेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब आपको डाटा मिल गया, ठीक है, सोर्स ऑफ डाटा मिल गया कि 40 बॉयज है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ डाटा के अंदर मैं 2 पॉइंट बताता हूं। सबसे पहले क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। समझ में आया? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव क्या होता है ये बताइए, कोई जने बता पाएंगे? क्वालिटेटिव जिनके मान आंकड़ों में गिनते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, नंबर से मिलते हैं। और वो नंबर क्या कहलाते हैं? अच्छा, वो वेरिएंस भी कह सकते हैं उनको, उसको वेरिएबल्स भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, ये बताइए। जो अच्छा ये बताइए, वेरिएबल्स किसे कहते हैं? वेरिएबल्स पता है? चलिए मैं बताता हूं। वेरिएबल्स उसे कहते हैं जो व्यक्ति के अनुसार, समय के अनुसार और स्थान के अनुसार अपना परिवर्तन करते हैं, उसे वेरिएबल्स कह सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? वेरिएबल्स व्यक्ति के अनुसार, समय के अनुसार और क्या बोलते हैं, स्थान के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आप किसी की बीपी मॉर्निंग में, आज मेरी बीपी, मैं बिहार में हूं, आपने, मैं जिस स्थान पे हूं, बीपी जिस समय चेक किए, क्या वो जम्मू कश्मीर में जो इंसान होगा क्या उसकी बीपी वो सेम होगी या नहीं? हाँ या ना, ये बताइए। नहीं होगी ना, चेंज होगी ना। फिर समय भी अगर चेंज होगा, उनका मॉर्निंग में होगा, सेम समय हो गया, फिर भी वो चेंज होगी, स्थान परिवर्तन हो गया, वो वेरिएबल्स हो गया। समझ में आया? तो क्वालिटेटिव के अंदर वेरिएबल्स के आधार पे हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। समझ में आया? क्वालिटेटिव क्या हो गया, समझ में आ गया? अब क्वांटिटेटिव चलते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव हो गया और क्वालिटेटिव चलते हैं। तो क्वालिटेटिव क्या होता है, कुछ पता है किसी को? क्वालिटेटिव होता क्या है? क्वालिटेटिव होता है, हाँ बोलिए बोलिए।
बिल्कुल बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये जो डाटा हमें दे दिया, हमें सोर्स ऑफ डाटा मिल गया। सोर्स ऑफ डाटा जब आपको मिल जाते हैं तो उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मैं इसी दोनों के अंदर बात कर रहा हूं। तो क्वालिटेटिव के अंदर हो जाते हैं कि उसके गुणों के आधार पे हम क्वालिफिकेशन करेंगे। जैसे गुण क्या क्या हो सकते हैं बताइए? कोई बैटिंग अच्छा करता है, ठीक है, कोई बॉलिंग अच्छा करता है, तो उसको क्लासिफिकेशन करने में मुझे क्या होगी, क्या होगी, आसानी हो जाएगी। हम इजी तरीके से, हाँ इतने बॉलर हैं, इतने बैट्समैन हैं, इतने कीपर हैं और इतने फील्डर हैं, है कि नहीं रविंद्र, ये बताइए, समझ में आया? हेलो, हाँ ठीक है। हम पहला अभी क्लासिफिकेशन किए सोर्स ऑफ डाटा के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, समझ में आ गया दोनों? तब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। रिसर्च में क्लासिफिकेशन किया पहला, सोर्स ऑफ डाटा के अंदर मैंने किया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी के आधार पे हम अगर रिसर्च को डिवाइड करें, क्लासिफाइड करें तो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें चलेंगे केस स्टडी, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजी, फिलोसफिकल स्टडी, उसके बाद हिस्टोरिकल, सर्वे स्टडी और एक्सपेरिमेंटल। समझ में आया? आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं रुक रुक के बोल सकता हूँ। क्या लिखेंगे आप लोग? हाँ बताइए, कहाँ तक लिखे आप? हाँ, मेथोडोलॉजी में सबसे पहले केस स्टडी हो गया, हाँ फिलोसफिकल स्टडी हो गया, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल स्टडी हो गया, हिस्टोरिकल रिसर्च, फिलोसफिकल रिसर्च भी बोल सकते हैं उसको, स्टडी भी बोल सकते हैं, रिसर्च भी बोल सकते हैं, ठीक है। केस रिसर्च भी बोल सकते हैं, केस स्टडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्वे स्टडी, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले चलते हैं केस स्टडी। आखिर ये केस स्टडी होता क्या है, केस स्टडी कहते किसको है? केस स्टडी बेसिकली हम सोशल यूनिट पे करते हैं, सोशल यूनिट पे। अब ये बताइए कि कोई सोशल यूनिट क्या होता है, पता है आप लोगों को? सोशल यूनिट कोई जने बोल सकते हैं? नहीं पता है तो अभी बताइए, नहीं पता है, मैं बताऊंगा। हाँ हाँ, वेल नोन, आप फेमस लोगों को भी बोल सकते हैं इसको, फेमस पर्सन को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, फेमस पर्सन को ही बोलेंगे या फेमस प्लेस को भी बोल सकते हैं, ये बताइए। चलो बेटा, तब ये बताओ मुझे कि क्या नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस प्लेस है, फेमस यूनिवर्सिटी है ना? तो क्या उस पर केस स्टडी हो सकती है? केस स्टडी नहीं होगी, तो इसीलिए फेमस प्लेस के ऊपर कभी केस स्टडी नहीं होगी, फेमस पर्सन के ऊपर होगा। और ऐसे होंगे जो सोशल यूनिट से रिलेटेड होंगे, जैसे महाराणा प्रताप, सचिन तेंदुलकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, समझ गए? इन लोगों के बारे में हमें प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से मुझे डाटा क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो केस स्टडी किसे कहते हैं, समझ में आया? बेटा मैं यहाँ डिफिनीशन नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं जो समझा रहा हूँ वो आप उसको समझिए और अपने हिसाब से अगर समझ लेते हैं तो अपने अनुसार आप बना के लिखने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। रविंद्र, समझ में आ रही है आपको? केस स्टडी समझ में आई? केस स्टडी होती क्या है? और जिस भी पर्सन के बारे में हम उसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों को देखते हैं। हमें रिसर्च में क्या लिया है, मुझे उसको भी चेक करना होगा। मैंने अगर लिया है कि हाँ इसे
बस पॉजिटिव थिंकिंग को मुझे इसमें नोट करने हैं, अपने रिसर्च में नोट करने हैं। ऐसा होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में कंबाइंड भी होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से नहीं, अगर हम पॉजिटिव रखना है तो उनकी पॉजिटिव चीजों को लेंगे वहां से, जिस पर्सन का भी आप लिए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, मोदी जी हो गए, किसी भी लोगों का वो आप अपनी स्टडी के आधार पर प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा ले सकते हैं, वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप डिसाइड करके अपनी थीसिस लिख सकते हैं। समझ में आया केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी बेसिकली किस पे, अभी मैंने बताया कि किस पे डिपेंड होती है, मैंने बताया अभी, वेल नोन इंडिविजुअल एंड रिलेटेड टू सोशल यूनिट। गुड, समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़े अब। हाँ, अब फिलोसॉफिकल रिसर्च क्या होता है, कोई बताएगा इसमें से? फिलोसॉफिकल रिसर्च बताइए। अच्छा, प्राइमरी जो होते हैं ना, हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट का मतलब समझ में आ रहा है रविंद्र? इंटरेक्ट का मतलब समझ में आता है आपको? इंटरेक्ट मतलब आमने सामने बैठ के जो हम बात करते हैं, उससे जो हमें सूचना प्राप्त होती है। समझ में आया? प्राइमरी सोर्सेज जो मैंने बताया कि जो हम आमने सामने बैठ के, जैसे हम आपके सामने बैठेंगे और आपके बारे में मुझे कोई जानकारी लेनी है, वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है, या प्राइमरी डाटा। समझ गए? जो भी हम लेंगे आपसे, जो जानकारी लेंगे। और सेकेंडरी क्या होती है? थर्ड पर्सन के थ्रू जो आपको मिलती है। जैसे आपके बारे में हमको नहीं पता है, हमने किसी आपके दोस्त को कांटेक्ट किया, उससे जो मुझे सूचना प्राप्त हुई, हम उस पर जो आकलन करेंगे, हम उसको जो कलेक्ट करेंगे डाटा, फिर वो सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आ जाएंगे। या ये मल्टीमीडिया के थ्रू भी हो सकता है, या बुक के थ्रू भी हो सकता है, या किसी नोट्स के थ्रू भी हो सकता है, ये किसी के भी थ्रू हो सकता है। समझ में आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल, चलिए अब हम आप बात कर रहे हैं कि पहले मैंने क्या किया, सोर्स ऑफ डाटा से, डाटा के अंदर मैं बार बार रिपीट करते चल रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। सोर्स और डाटा के अंदर मैंने क्या क्या बताया, ये बताइए। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव? नहीं 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 बेटा, सोर्स ऑफ डाटा के अंदर मैं क्या बताया? हाँ, ठीक है, और क्या बताएं? कोई नहीं, चलिए आगे बढ़िए। मेथोडोलॉजी मैंने बताया, और मेथोडोलॉजी के अंदर मैं क्या बताया? केस स्टडी सबसे पहले बताया, और केस स्टडी किस पे डिपेंड होती है? सोशल ऑफ एंड सोशल यूनिट। ठीक, चलिए आगे बढ़े हम फिलोसफिकल की ओर चलते हैं कि फिलोसफिकल रिसर्च होती क्या है। आप लोग को पता है फिलोसफिकल रिसर्च होता क्या है? अच्छा, आप नॉर्मल लाइफ में चलो, सबसे पहली बात, अगर दो लोग आपस में बात करते रहें और थोड़ी सी मूड गर्म हो जाए, तो वहां पे एक दूसरे को ये भी बोल देते हैं ना, अरे यार ज्यादा फिलोसफी मत ज्यादा करो। ऐसा होता है कि नहीं? क्या उसको फिलोसफिकल रिसर्च कहेंगे क्या? ऐसा होता है कि नहीं, ये बताइए। होता है ना? फिलोसफिकल रिसर्च इसे ही कहते हैं ना। फिलोसफिकल, अब किसी दोस्त के बारे में भी लोग बोलते हैं, अरे यार विकास बहुत ज्यादा फिलोसफी झाड़ता है कि नहीं? ऐसा बोल देते हैं ना, कि नहीं बोलते हैं? ये बताइए। फिलोसफिकल का मतलब समझ रहे हैं क्या? पहले ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि फिलोसफिकल होता क्या है। दूरदर्शिता, समझ में आया? दूरदर्शिता, कि दूर की सोच रखने वाले। समझ में आया? अब आप कहेंगे कि सर आपने बोला सोच, तो क्या फिलोसफिकल रिसर्च सोच पे काम करता है क्या? थॉट पे काम करता है क्या? आप बताइए। फिलोसफिकल रिसर्च थॉट पे, फिलोसफिकल रिसर्च कभी भी किसी भी व्यक्ति के
थॉट पे काम नहीं करती है। पता है, अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ। अगर आप क्लास में जाओ, कोई अच्छे से शर्ट पहन के चले जाओ, ठीक है, और वहां पे होता क्या है कि अगर एक लोग बोलेंगे अरे यार आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, अरे यार एक्सीलेंट लग रहे हो यार, मस्त लग रहे हो, ठीक है, तो वो जो एक वहां पे कंट्रीब्यूट जो वर्ड हुए ना, वो सारे पॉजिटिव हुए हुए या नहीं हुए, ये बताइए। और सबका निचोड़ क्या निकल गया, मुझे ये बताएंगे कोई जने? सबका निचोड़ क्या निकला? वो जो हो रहा है वो सबसे अच्छा हो गया। जैसे आप आज के समय में देख लें तो महात्मा गांधी से हम थोड़ा सा रिलेट करना चाहेंगे इस बात को कि महात्मा गांधी ने बहुत कुछ किया, लेकिन कुल मिलाकर उनको कहने वाले अच्छा कितने मिले? लगभग 100 में से कितने लोग हो गए? 98, 95 कह सकते हैं या नहीं? जो सबसे अच्छा बन गया ना, वो फिलोसफिकल रिसर्च एक एग्जाम्पल के तौर पे देखे जा सकते हैं। तो वो एक ऐसा रिसर्च, समझ में आ रहा है रविंद्र? ऐसे रिसर्च जो फिलोसफिकल हो, जो सब में बेहतर हो, वो उसके अंडर आते हैं। आया समझ में या नहीं आया, ये बताइए। तो फिर मैं बताऊं फिलोसफिकल रिसर्च किस किस चीज पे होता है, मैं ये भी बताऊंगा अभी। फिलोसफिकल, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिलोसफिकल रिसर्च किसी भी व्यक्ति के आइडिया, व्यू और कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है। अब समझ में आया होगा आप लोगों को? समझ में आया? किसी भी व्यक्ति के आइडिया, कॉन्सेप्ट और व्यू, आप कहेंगे ये तीनों एक ही है, बताइए अलग अलग है या एक ही है? बताइए रविंद्र, अलग अलग है ना? तो इन्हीं चीजों पे फिलोसफिकल रिसर्च काम करती है। समझ में आया कि जो भी है, जो हमें उनके आइडियाज हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके जो व्यू है, उसके आधार पर रिसर्चर काम करते हैं। समझ में आया? उसके आधार पर रिसर्च अपना काम पूरा करता है। जैसे हम अगर ले लें कि उस समय महात्मा गांधी की व्यू क्या थे और आज के समय में व्यू क्या है, आइडिया होगा ना कि उस समय उनकी ये आइडिया थी कि वो ये विचार रखते थे। समझ में आ रहा है रविंद्र? तो उनके आइडियो को लेकर के, उनकी व्यू को लेकर के, उनके कॉन्सेप्ट को लेकर के आप ये दर्शा सकते हैं कि हाँ उस समय ऐसा 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 ये चीज है, मुझे ये कलेक्शन मिला, इसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी क्लियर? ठीक है, चलें आगे बढ़े। तो बेसिकली फिर अब मैं क्या कहूं कि फिलोसफिकल रिसर्च बेस्ड ऑन विजन, विजन कह सकते हैं। फिलोसफिकल स्टडी बेस्ड ऑन विजन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ये बताइए। चलिए आगे बढ़े। चले अब हिस्टोरिकल रिसर्च की तरफ चलेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च होता क्या है, आप में से कोई बता पाएगा? क्या? बताइए बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बताओ ना अरविंद, रविंद्र बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो प्रणा आप आएंगे कुछ? ठीक है, मान गए। चलें फिर आगे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट जरा रुकिएगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई।
हेलो 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 आ गया, चलिए चलिए चलिए, सॉरी, वो नेटवर्क इशू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे हिस्टोरिकल रिसर्च होता क्या है। तो इन्होंने बताया कि जो भी चीज़ भूतकाल में घटनाएं होती हैं तो उस पर जो रिसर्च किया जाता है उसे हिस्टोरिकल रिसर्च किया जाता है। यही है ना आप लोग का मानना यही है? ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। चलिए, अब मेरा ये कहना है कि अगर महाराणा प्रताप के ऊपर हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं तो उन्होंने क्या रोटियां खाई, क्या इसके अंदर आएगा? क्या उन्होंने किन किन कंपनी के कपड़े पहने, क्या ये हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर आएगा? हिस्टोरिकल रिसर्च मेनली बेस्ड ऑन मीनिंगफुल पास्ट एक्टिविटीज। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? जो भी भूतकाल में जो भी घटनाएं जिस व्यक्ति के द्वारा मीनिंगफुल है उसके ऊपर जो हिस्टोरिकल रिसर्च होगी वही मेनली हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर आएगा। जो मीनिंगफुल है, जिसका कुछ अर्थ निकलता है, उन्होंने कितने लोगों का संहार किया, किन किन लोगों का संहार किया। जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च में आप क्या कर सकते हैं, बता दीजिए कुछ और। कोई एग्जांपल आप लोग में से कोई भी दे सकते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च का एग्जांपल दीजिए ना, प्रणा। बॉम्ब गिरा था ना, हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिरा था वो एक मीनिंगफुल है ना, उसका कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट आया ना, बताइए। तो उसको हम जानने का प्रयास करते हैं, वो हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर आता है। समझ में आया? आप लोग जो बता रहे थे कि जो भी चीज पुरानी होती है उसका रिसर्च करना ही मेन हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाता है। लेकिन मेनली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिसर्च ऑन ए मीनिंगफुल एक्टिविटीज, मीनिंगफुल पास्ट एक्टिविटीज, सॉरी, मीनिंगफुल पास्ट एक्टिविटीज। समझ में आया? ये स्टडी मेनली बेस्ड ऑन सोशल यूनिट एंड वेल नोन पर्सनालिटीज एंड इंडिविजुअल। ठीक, उसके बाद फिलोसफिकल किस पे डिपेंड होता है, किससे बेस्ड होता है? रविंद्र बताइए। विजन, बेस्ड ऑन विजन। एंड थर्ड वन मैंने बताया हिस्टोरिकल, वो किस पे बेस्ड होता है? मीनिंग फॉर पास्ट एक्टिविटीज। तो समझ में आया? मैं बस एक लाइन में बता रहा हूं, आप लोग पूरा उसको डिफाइन कर सकते हैं। आप एक लाइन आपको याद रहेगा, आप इसको भूल नहीं सकते, 100% नहीं भूल सकते हो, मेरा ये मानना है। थोड़ा सा मेहनत आप लोग को भी करना होगा। मैं एकदम मीनिंग नहीं बताऊंगा, मैं ऑथर के लिखा हुआ चीज मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे समझानी है। जो समझ गया वो लिख ले जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तीनों समझ में आ गए? केस स्टडी, फिलोसफिकल और हिस्टोरिकल समझ में आ गया? हाँ, हिस्टोरिकल या हिस्ट्री रिसर्च। एंड फोर्थ वन इज सर्वे स्टडी। सर्वे स्टडी होता क्या है, बताइए? सर्वे स्टडी केस स्टडी का बड़ा भाई है। ठीक है, मानते हैं। रविंद्र आप भी बताइए। रमेश, अजय, आप लोग भी बता सकते हैं। चलिए हम बताते हैं कि सर्वे स्टडी होता क्या है। सर्वे स्टडी को सर्वेक्षण स्टडी भी बोल सकते हैं ना। मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? सर्वेक्षण अध्ययन बोल सकते हैं। मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। फिर से मैं एक लाइन में वही बोलना चाहूंगा कि सर्वे स्टडी मेनली बेस्ड ऑन प्रेजेंट स्टडी। अब कहेंगे कैसे सर्वे स्टडी, कैसे? अब मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ के लोगों को आपने एक कॉलेज जीजीयू को ले लिया और एक बनारस को ले लो, ठीक है, वहां से रेंडमली सिलेक्शन कर लो,
ठीक है, और यहाँ से बीएचयू के लोगों को रैंडमली सिलेक्शन कर लो। लेकिन अब करोगे क्या? सर्वे स्टडी के अंदर भी कुछ टूल्स होते हैं, है कि नहीं? मैं बताऊं वो कौन कौन से टूल्स होते हैं? कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। जैसे आप जीजीबी से उठाया, बीएचयू से उठाया, उसका अब कंपैरेटिव करोगे, फिर क्या होगा? एक स्टडी निकल के आएगी कि कौन सा बेस्ड है बच्चे, कौन से मेल बेस्ड है, कौन से फीमेल बेस्ड है, वहां निकल के आएगा कि नहीं? कंपैरेटिव। बताइए रविंद्र, रमेश, आप लोग ही बोलिए, समझ में आया? कि सर्वे स्टडी मेनली बेस्ड ऑन प्रेजेंट स्टेटस। प्रेजेंट स्टेटस क्या है? वहां के लोगों का, यहाँ के लोगों का, मैंने दोनों जगह का उठा लिया, समझ में आ गया? अब कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। अब बताइए कि दूसरा पॉइंट जो होता है वो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप होता है। अब ये बताइए मुझे कि रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्वर्णा बता सकते हैं क्या? हम्म, अच्छा एक उदाहरण मैं भी देता हूं, आप लोग हमको बताइए ये रिलेशनशिप स्टडी है या नहीं। एक एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, वो बताइएगा कि ये रिलेशनशिप स्टडी है या नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि जीजीबी में बच्चों का, जो फिजिकल एजुकेशन के बच्चे थे, जी उनकी जूते की साइज मैंने ले ली, ठीक है, और बीएचयू के फिजिकल एजुकेशन की बच्चों की जूते की साइज ले ली। जिन जिन लोगों के जूते की साइज बड़े हैं वो ज्यादा क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट है। तो क्या ये बताइए ये रिलेशनशिप स्टडी है क्या? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? ये बताइए। समझ में आया? मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि रिलेशनशिप स्टडी को देखना है कि इस ये लोग जो है कि एक मान लीजिए जैसे जूते वाला जो मैंने एग्जांपल दिया कि इतना ये मैंने वो किया जी, 6 इंच के जितने भी पैर हैं 6 इंच से ऊपर हैं वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। ये मुझे मिल गई स्टडी, मैंने इसके ऊपर सभी जगह रिसर्च किया, सभी जगह कलेक्शन किया, सर्वे किया, और मैंने ये फाइंडिंग पाई कि 6 इंच के ऊपर जिसका ही पैर है वो फिजिकल एजुकेशन में इंटेलिजेंट है। समझ गए? उसके आधार पे आप बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। दूसरा, जिस तरीके से मैंने रिलेट करके बताया उस तरीके से आप बताइए। आप कह सक हाँ बताइए। ठीक है, ठीक है। एक एक ही में आपको जाना होगा, ये ध्यान रखिएगा, या तो वॉलीबॉल में जाइए या बास्केटबॉल में जाइए, वो रिसर्चर के ऊपर डिपेंड होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। समझ में आ गया? रिलेशनशिप स्टडी आपको समझ में आ गई, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वर्णा, रविंद्र, समझ में आई? मैंने सर्वे के स्टडी के अंदर मैंने क्या क्या बताया? कंपैरेटिव और रिलेशनशिप। ठीक है, हाँ। अब तीसरा ये बताते हैं कि प्रिडिक्टिबल। अब प्रिडिक्टिबल स्टडी के अंदर हम बता दें कि अगर हमरे आपस में किसी के भी घर में हम मान लेते हैं कोई छोटा सा बच्चा होता है, नया बच्चा हो जाता है, ठीक है, और बहुत लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, सब लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं ना कि यार ये देखना नहीं, ये बच्चा बहुत लंबा होगा। पता है वो कैसे करते हैं? वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? क्यों? क्योंकि उसके दादा लंबे हैं। हाँ, पेरेंट्स को देख। हाँ, जो ये प्रेडिक्टिबल स्टडी होती है वो ज्ञात के आधार पर ही अनुमान लगाया जाता है। समझ में आया? प्रेडिक्टिबल स्टडी जो होती है, जो ज्ञात के आधार पर ही हम अनुमान लगा सकते हैं। समझ में आ गया कि पहले क्या थे और अब क्या हो सकते हैं। अगर उसके दादा, दादी, नाना, नानी, पापा सब लंबे हैं तो ये भी लंबा होगा,
कि कौन सी बड़ी चीज है, लेकिन ज्ञात के आधार पर ही अनुमान लगा सकते हैं। प्रेडिक्टेबल स्टडी ये आता है। समझ में आ गया? आप लोग में से कोई जन एक उदाहरण दे सकते हैं? कोई भी एक उदाहरण दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि मैंने समझा दिया। आप लोग में से ठीक है, आप टीचर हो ना, आप वही तो प्रेडिक्टेबल स्टडी में आएगा ना। आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, आप अपने स्टडी में रखे हो कि अरे 160 हाइट से ऊपर जितने भी हैं वो बास्केटबॉल अच्छा खेलते हैं, ये आप प्रेडिक्टेबल रखे हो। प्रेडिक्टेबल हाइपोथेसिस भी प्रेडिक्टेबल में पॉसिबल है, हाइपोथेसिस सब में पॉसिबल है, लेकिन इसमें ज्यादा पॉसिबल है कि नहीं? ये आप हाइपोथेसिस जानते हो क्या होता है? और बच्चे, रविंद्र जानते हो क्या होता है हाइपोथेसिस? कोई नहीं, उसको मैं बताऊंगा। हाइपोथेसिस परिकल्पना होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है, रिसर्च का एक ब्लूप्रिंट होता है। समझ गए? चलिए हम आपको आगे बताएं। सर्वे स्टडी के अंदर 3 बताई, आप लोग में से बता दीजिए एक एक करके, कोई भी बता दीजिए 3 कौन कौन से मैंने बताए, जल्दी से। हाँ, गुड। चले अब आगे बढ़े हम। एक्सपेरिमेंटल 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 स्टडी किसे कहते हैं, है ना? एक्सपेरिमेंटल स्टडी होता क्या है? तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी मेनली बेस्ड ऑन फ्यूचर। मानते हो? नहीं मानते हो? बोलो हाँ या ना। मानते हो आप? रविंद्र आप मानते हो या नहीं मानते हो, ये बताओ। मानते हैं ना? कैसे मानते हैं, अब ये भी बता दीजिए फिर। एक एक करके। हाँ रविंद्र कंटिन्यू। उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे ना बच्चा, बच्चा मेरा, उसमें एक्सपेरिमेंट आप ये करोगे कि आप उसकी छड़ जो लगाओगे, जो उसमें मसाला यूज करोगे, ठीक है। हम फिजिकल एजुकेशन में चलते हैं ना एक्सपेरिमेंटल में, कि अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, पिच पर गया, जो सीधी बॉल आती है, अगर आप एक्सपेरिमेंट किए कि मैं उसको कट खेलता हूं और वो 4 रन जाता है, वो गैप में आप मार लेते हो या अपर कट लगाते हो, एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि नहीं? ये फ्यूचर में काम आएगा। समझ में आया? समझ में आया? आप, मैं मकान पे गए थे, मैं फिजिकल एजुकेशन में आता हूं, आप पिच पर गए और ऑन द स्पॉट आपने जो डिसीजन लिया, लिया ना, बॉल आई तो आपने डिसीजन लिया ना, और उसको फ्लिक किया, उसमें आप एक्सपेरिमेंट ही किए ना अपने आप से। एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट लोग भी करते हैं, वो लंबा एक्सपेरिमेंट होता है। समझ में आया? एक छोटा, उससे लंबा भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर ही आता है। समझ में आया आप लोगों को? एक्सपेरिमेंटल स्टडी होता क्या है? मेनली एक्सपेरिमेंटल स्टडी वो होती है जो, मतलब एक नई चीज निकल के आती है, वो दूसरी चीज ऐड होके एक नई चीज निकल के आती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अब बताइए आप मुझे। अजय बोल रहे थे, अजय। हम्म। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल 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 सही है। एक एक्सपेरिमेंट करती है ना अपने आप से, अपने आप टीम के लिए एक्सपेरिमेंट करती है वो। स्वर्णा, ठीक है। अच्छा, क्या डाउट है? अब मुझे आप ये बताओ, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, फिर मैं बताऊं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में एट ए टाइम एट ए टाइम एट ए टाइम जो आप डिसीजन लेते हो, जैसे आपने डिसीजन लिया, जैसे आप एक इंट्रामुरल खेल रहे हो, ठीक है, वहां पे जो आपकी टीम हार रही है, आपकी टीम हाफ में हार रही है और हाफ में कोई प्लेयर आप चेंज करते हो। जैसे एक घटना हुई थी, जब जीजीवी के ग्राउंड पे मैं खेल रहा था, मेरी टीम हार रही थी और मेरी जगह
मैं अपने आप को हटा के नेगी को अपने जगह भेजा और वहां पे मेरी टीम जीत गई। वहां पे मेरी टीम के द्वारा मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका पैर खराब था, नेगी का पैर खराब था, लेकिन वहां पे मैंने उसको भेजा। क्यों? क्योंकि वो रिलायबल था। इसलिए रिलायबल था, मैं जानता था कि वो अच्छा खेलता है, वो 3 शूट लगाता है, और उस समय टीम हमारी जीती। याद आ रहा है? समझ में आया? अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है? एक्सपेरिमेंट एट ए टाइम जो डिसीजन आप लेते हो। जैसे केमिकल में ही देख लो कि केमिकल में एक NaCl में कुछ और मिलाते हैं, वो तुरंत चेंज होता है कि नहीं? अब समझ में आया कि एक्सपेरिमेंट है क्या? आया या नहीं आया, ये बताइए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? चलिए अब हम दो क्लासिफिकेशन, दो मैंने बात की, एक सोर्स ऑफ डाटा के आधार पे और एक मेथोडोलॉजी के आधार पे, ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है? रिसर्च। कोई बता सकता है? चलिए मैं बताता हूं। तीसरा होता है स्कोप और यूटिलिटी, क्षेत्र और उपयोगिता के आधार पे। क्षेत्र और उपयोगिता के आधार पे आप स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। समझ में आया? कोई लिख रहा हो तो लिख सकते हैं। सोर्स और यूटिलिटी के आधार पे आप रिसर्च करते हैं। अब उसके अंदर क्या आता है? एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है? कोई बताएगा? किसी को पता है? बताइए, एक्शन रिसर्च होता क्या है? अच्छा ठीक है, और कोई? चलिए अब हम बताते हैं कि एक्शन रिसर्च मेनली बेस्ड ऑन सिचुएशन। समझ में आया? नहीं आया? मैं बताता हूं, समझिए। एक सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड है। सेमिनार में आपने एक टॉपिक दे दी, रिसर्च मेथोडोलॉजी लग गया। उसके अंदर अगर आपका रिसर्च सेमिनार चल रहा है, ठीक है, सेमिनार चल रहा है, उसके बाद उसमें जो स्पीकर आते हैं, उसमें जो लिसनर होते हैं, वहां जो जो सामान की आवश्यकता होती है, सामान एज लाइक माइक, लाइट, मार्कर, बोर्ड। समझ में आया? ये 3 चीज यस या नो बोलते जाइएगा थोड़ा सा। माइक, लाइट, मार्कर, स्पीकर और लिसनर, यही 3-4 चीज की आवश्यकता होती है ना सेमिनार के लिए। बताइए। यस या नो कुछ तो बताइए। ठीक है, अब मैं आप लोग को सिचुएशन की बात में बता रहा हूं। वो आए, वो लेक्चर दे के चले गए, ठीक है, उसको फिर जो मूल्यांकन करने वाले होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं उस सेमिनार को, उसके मूल्यांकन करने के लिए भी कुछ लोग बैठे होते हैं। बैठे होते हैं कि नहीं होते हैं? अब वो उसका मूल्यांकन करते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। ठीक है, अब वो देखिए, जब वो सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए जब जाते हैं तो बेस्ड होते हैं वो, या तो स्पीकर अच्छा नहीं होगा या लिसनर अच्छा नहीं होगा। जो फाइंडिंग निकल के आती है सेमिनार के बाद कि बच्चों ने ये चीज नहीं सीखा, तो यही हो सकता है ना कि या तो स्पीकर अच्छा नहीं था, ठीक है, या लिसनर अच्छा, जो सुनने वाले हैं वो अच्छे नहीं थे। ऐसा है कि नहीं? हाँ या ना ये तो बताइए। ठीक है, या तो तीसरा ये हो सकता है कि जो भी वो होगी, क्या बोलते हैं कि सेमिनार में जो चीज यूज हो रही हैं, मार्कर, लाइट, बोर्ड, स्पीकर, इस तीनों में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो सिचुएशन के आधार पर जो हमें फाइंडिंग मिलती है, जो हमें कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, वो एक्शन रिसर्च के अंदर आता है। हमें वहां से फाइंडिंग मिल गई, भाई स्पीकर अच्छा नहीं था, अगले सेमिनार में स्पीकर अच्छा दो। यस या नो ये बताइए। आपको एक रिसर्च निकल के आया, आपको कुछ फाइंडिंग निकल के आई, ठीक है, ठीक है,
वो आप जो दूसरा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया उसमें स्पीकर आपने बदल दिया, फिर फाइंडिंग आपकी निकल के आई कि भाई लिसनर अच्छे नहीं है, फिर आपको बच्चे के ऊपर काम करना पड़ेगा। समझ में आया? दोनों सही हैं, फिर फाइंडिंग नहीं आ रही है, यार क्या प्रॉब्लम है? या तो फिर प्रॉब्लम है माइक अच्छी नहीं है, यही हो सकती है ना। समझ में आया कि जो भी एक्शन रिसर्च क्लियर है कि नहीं, ये भी बताइएगा मुझे, हाँ या ना, ये बताइए क्लियर है। एक्शन रिसर्च ये भी है कि जो चीज प्रक्रिया हुई उसके बाद जो हम आकलन करते हैं, उसके बाद जो हम बेस्ड जो निकाल के आते हैं, आधार जो हम निकाल के आते हैं, उसके बाद जो आकलन करते हैं वो एक्शन रिसर्च के अंदर आता है। और एक्शन रिसर्च हमेशा नैरो होता है, वो छोटा होता है। समझ में आया? क्या हुआ बताइए? क्लियर है सबको? चलिए, हम ये अंदर किसके अंदर बता रहे थे? स्कोप और यूटिलिटी के अंदर बता रहे थे एक्शन रिसर्च। अब मैं जो नाम लेने जा रहा हूं, ठीक है, उसे आप लोग भी बताएंगे जरा सा कि अप्लाइड रिसर्च किसे कहते हैं। नहीं जानते हैं? अप्लाइड रिसर्च किसे कहते हैं? बिल्कुल, अप्लाई करना। ठीक, ठीक है, एकदम बिल्कुल राइट है। अप्लाइड रिसर्च वो है जो इमीडिएट एक्शन करते हैं। इसका एक और नाम है जो मैंने अभी चर्चा किया है। अप्लाइड रिसर्च को क्या कहा जा सकता है? और स्वर्णा, नहीं 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 नहीं, अभी मैंने बताया है, बहुत डिस्कशन हुआ उससे। रविंद्र कुमार बताइए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कह सकते हैं या नहीं, हाँ या ना, ये बताइए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च दोनों एक है। अप्लाइड रिसर्च यानी कि तुरंत अप्लाई करो ना। क्लियर हुआ या नहीं? अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च में रीजन होते हैं, रीजन होते हैं अप्लाइड रिसर्च में। हेलो हेलो, क्लियर है? और अप्लाइड रिसर्च हर जगह सेम आएंगे। पूछिए कैसे? अगर सिचुएशन एक हो तो, अगर आप टीम को साथ लेके गए और आपकी टीम गंदा खेल रही है, वो सिचुएशन आपने झेल रखा है, वो सिचुएशन आपने पकड़ रखा है, और इमीडिएट आपने फिर से वही एक्शन अप्लाई किया, फिर से चेंज कर दिया और फिर आपकी टीम जीत जाती है, तो क्या समझ में आता है? अप्लाइड रिसर्च वहां पे काम कर गया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपको काम कर गया। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च किसे कहते हैं? कोई जने बताइए, कुछ भी बताइए, गलत या सही कुछ भी बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक, चलिए मैं बताता हूं अब आप लोग को कि बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च मेनली बेस्ड ऑन थ्योरेटिकली, एक ऐसा रिसर्च जिसकी फाइंडिंग सभी जगह सभी सिचुएशन में बिल्कुल बराबर आए। जैसे न्यूटन का नियम कहीं बदलेगा? बताइए, कभी भी बदल सकता है ये बेसिक और फंडामेंटल सिद्धांत? जो सिद्धांत किसी ने बनाया है तो वो कभी चेंज ना हो, वो बेसिक और फंडामेंटल के अंदर आते हैं। समझ में आया? क्लियर है या नहीं है मुझे बताइएगा। रविंद्र, क्लियर है?
वो थ्योरेटिकली प्रूफ है, वो जो भी रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा और सभी पे आएगा, कंफर्म है। जैसे एक उदाहरण कोई जने बताइए, कोई भी। बेसिक एंड फंडामेंटल रिसर्च मेनली बेस्ड ऑन थ्योरेटिकली, इसे प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। कोई उदाहरण दे सकता है और भी? सूर्य की रोशनी, ठीक है, वहां से बस प्रकाश नहीं आ सकता है, वहां से अंधेरा नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? एग्री हैं आप सभी या नहीं? कुछ आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है, सेटिस्फाइड नहीं है क्या? चलिए अब आगे बढ़े, कुछ पॉइंट और भी हैं आप लोगों के साथ। रिसर्च में अब वो चीज मैं बताने जा रहा हूं जो थोड़ी सी केमिकल बेस्ड होती हैं और जंतुओं से संबंधित होती हैं, जो क्लिनिकल बेस्ड होती है। सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट की सहभागिता। मान लीजिए अगर कोई केमिकल बेस्ड आप रिसर्च कर रहे हो तो उसमें जो सब्जेक्ट की सहभागिता होगी, या तो वो एनिमल रिसर्च होगी। आवाज आ रही है? हेलो, अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? अब आ रही है ना? अब हमारा जो रिसर्च होता है ना, एक जो रिसर्च ऑफ सब्जेक्ट, जो भी हम रिसर्च करेंगे, ठीक है, वो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? या तो एनिमल बेस्ड होगा रिसर्च या ह्यूमन बेस्ड होगा, यही होगा ना कि नहीं होगा? ये बताइए, सुन रहे हैं आप लोग? आवाज आ रही है? या तो एनिमल बेस्ड होगा या ह्यूमन बेस्ड होगा। तो अब तक जो हमने बात किया, ठीक है, वो ह्यूमन रिसर्च से रिलेटेड हुआ, अब ये एनिमल रिसर्च हो जाएगा। तो एनिमल रिसर्च इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ये इनकी लाइफ कम होती है और ये हमरे मतलब ह्यूमन जो भी वो होते हैं, क्या बोलते हैं, नेचर होते हैं, उससे संबंधित होते हैं। ये इसमें पैसे भी कम लगते हैं, टाइम भी कम लगते हैं, इसलिए एनिमल रिसर्च भी अब आपके लोग के बीच में आ रहा है। समझ में आया? अब आप लोगों में से कुछ भी बताइए कि अब क्या बच गया, क्या कुछ पढ़ना बाकी है इसमें? रिसर्च समझ में आई कि नहीं आई? रिसर्च क्लासिफिकेशन समझ में आया या नहीं आया? ये बताइए। सारे लोग वीडियो अभी ऑन कर सकते हैं और ऑडियो भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च मेनली प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन तक जाता है, उसे रिसर्च कहते हैं। रिसर्च जो होते हैं वो क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो तीन टाइप में होते हैं। रिसर्च मेनली सोर्स ऑफ डाटा, पहला, दूसरा मेथोडोलॉजी, तीसरा यूटिलिटी एंड स्कोप, स्कोप एंड यूटिलिटी। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद सोर्स ऑफ डाटा के अंदर कौन कौन से आते हैं बताएंगे? रविंद्र बताइए आप। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, समझ में आया? मेथोडोलॉजी के अंदर स्वर्णा बताइए। केस स्टडी, ठीक है, गुड। एंड स्कोप एंड यूटिलिटी के अंदर समझ में आ गया? सारी कुछ समझ में आई आप लोग को? कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई सवाल, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है।
नहीं है, चैट बॉक्स में क्या है? नहीं है, फिर क्लोज किया जाए, बताइए। ठीक है, वीडियो ऑन कर लेंगे जरा। रमेश, अजय, राकेश, फिर क्लोज किया जाए, क्लास क्लोज की जाए। चलिए फिर आप लोग देखिए सोना फिर। ठीक है फिर। ओके, सभी को एक बार फिर से धन्यवाद जिन्होंने सुना। और किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।